सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक दुर्वा भाग 3 में संकलित पाठ उठ किसान ओ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन हैं, यानी इस पाठ के जो रचयिता हैं, जो कवि हैं, वो कौन हैं? त्रिलोचन हैं। और इन्होंने एक किसान को जागृत करने का प्रयास किया है। एक किसान को संबोधित करते हुए इन्होंने यह अपनी कविता लिखी है, जिसका नाम है उठ किसान ओ। किसान जो होता है वो बादलों को देख करके या वर्षा के समय जब वर्षा होती है तो बहुत ही खुश होता है। ऐसे ही मौसम में किसान को ये क्या करते हैं कि उत्साहित कर रहे हैं, उसको उठाने का प्रयास करते हुए यह कविता लिख रहे हैं। तो आइए सीधे कविता की ओर चलते हैं और कविता का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं पैराग्राफ के आधार पर, एक एक पैराग्राफ के आधार पर। उठ किसान ओ। लेखक त्रिलोचन लिखते हैं कि उठ किसान ओ, उठ किसान ओ, हे किसानों उठ जाओ, जग जाओ। बादल घिर आए हैं, बादल आसमान में घिर आए हैं, यानी आसमान के चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। घिर आना मतलब आसमान में चारों तरफ बादलों का भर जाना न। घिर आना का मतलब क्या होता है कि आसमान में बादलों का जो भर जाना है न, वो घिरना होता है। तो वो कहते हैं कि उठ किसान ओ, उठ किसान ओ, बादल घिर आए हैं। हे किसानों, हे किसानों आप सभी उठ जाओ। क्यों? क्योंकि आसमान में बादल आ गए हैं। तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। और तुम्हारे जो हरे भरे सावन होता है, सावन एक महीने का नाम है जो सामान्यतः जुलाई महीने में होता है। तो सावन में क्या होता है कि वर्षा होती है ना, बारिश होती है, और चारों ओर सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, चारों ओर घास अच्छे से निकल जाती है ना। तो वो कहते हैं कि तेरे हरे भरे सावन के साथी आए हैं। त्रिलोचन कहते हैं कि ये जो बादल हैं ये तुम्हारे जो हरे भरे सावन का मौसम होता है उसी के ये साथी हैं, संगी हैं। इसलिए अब तुम लोग उठ जाओ। उठने का मतलब कि अपने काम में लग जाओ। हे किसान भाइयों तुम लोग अब अपने काम में लग जाओ, क्योंकि आसमान में अब बादल आ गए हैं। बादल आ गए हैं मतलब वर्षा भी होगी। आसमान भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो। वो किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आसमान भर गया देख तो, देखो पूरा आसमान भर गया है। इधर देख तो उधर देख तो, इधर भी देख लो उधर भी देख लो, चारों ओर आसमान बादलों से भर गया है। नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर काले बादल, तनिक देख लो। ये नाच रहे हैं बादल, यानी जब आप देखते होंगे कि आसमान में बादल छाते हैं तो कभी यहाँ कभी आगे बढ़ जाते हैं ना, जैसे बादल चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं। तो वैसे ही वो कहते हैं कि नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर काले बादल, तनिक देख तो, कि देखो ये जो काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं ये खुशी से नाच रहे हैं। तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं, और तुम्हारे प्राणों में भरने के लिए ये बादल नए नए राग लेकर के आए हैं, यानी नए नए संदेशे को लेकर के आए हैं। आगे लिखते हैं कि यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई। क्या संदेशा लेकर के? पुरवाई का मतलब पूरब की ओर से चलने वाली हवा। पुरवाई का मतलब क्या होता है कि पूरब की ओर से चलने वाली हवा। संदेशा मतलब समाचार, सरस मतलब मधुर, अच्छा न। यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई। यह शीतल और मीठी
पुरवाई जो हवा धीरे धीरे पूरब की ओर से जो हवा चल रही है, यह क्या संदेशा लेकर आई है, उसको वो बताते हुए कहते हैं कि तेरे लिए अकेले तेरे, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चल कर आई। यह पुरवाई केवल तुम्हारे लिए चल के आई है। किसके लिए? किसान के लिए, इस किसान के लिए ना, क्योंकि अगर पुरवाई नहीं आएगी तो बादल नहीं आसमान में छाएंगे, और बादल नहीं छाएंगे तो वर्षा नहीं होगा, और वर्षा नहीं होगा तो फिर किसान क्या करेगा। तो इसलिए लेखक त्रिलोचन जी, कवि त्रिलोचन कहते हैं कि यह पुरवाई केवल तुम्हारे लिए किसान चल कर के आई है। फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। फिर वे परदेसी पाहुन, परदेसी मतलब जो दूर रहते हों, दूर देश में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हों। पाहुन मतलब लड़की के जो पति होते हैं उसे पाहुन कहते हैं, यानी दामाद को पाहुन कहते हैं। तो पाहुन का मेन काम क्या होता है कि वो लंबे समय तक घर पर नहीं रहते, आते हैं और चले जाते हैं। वैसे ही यहाँ पाहुन किसके लिए कहा गया है? बादलों के लिए। पाहुन का एक अर्थ और होता है अतिथि या मेहमान, जो आपके पास थोड़े समय के लिए आते हैं। अतिथि या मेहमान, उसे भी पाहुन कहते हैं ना। तो कवि त्रिलोचन लिखते हैं कि फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। और फिर सुनो, वे परदेसी पाहुन, परदेसी अतिथि कौन है? बादल। परदेसी अतिथि यहाँ कौन है? बादल। कहते हैं कि फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। और उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर, गरज गरज कर, ओढ़ फुहारों की शीत चादर, देख उतरते हैं धरती पर। कवि लिखते हैं कि उड़ने वाले काले जलधर, जलधर मतलब जल को धारण करने वाले बादल, बादल का पर्यायवाची है जलधर। दो शब्दों से मिलकर के बना है ना, जल और धर। जल मतलब पानी और धर मतलब धारण करने वाला, यानी जिसमें पानी समाया हुआ हो। वो कहते हैं कि उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर, गरज गरज कर। वो नाच नाच करके, यानी इधर उधर आ जा कर के बादल और जोर जोर से गरज गरज करके बढ़ रहे हैं। ओढ़ फुहारों की शीत चादर, और जैसे बारिश होने पर फुहार पड़ती है ना, तो उस फुहारों की शीतल चादर को ओढ़ करके, चादर को ओढ़ करके वो लोग क्या कर रहे हैं कि धरती पर देख उतरते हैं, धरती पर देखो, धरती पर उतर रहे हैं, धरती की ओर आ रहे हैं। छिपे खेत में आंख मिचौनी सी करते आए हैं। और छिपे हुए खेतों में छिप करके ये लोग क्या कर रहे हैं? आंख मिचौली सी कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा। आगे कहते हैं कि जब अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी, और जब अच्छी फसल होगी तो हमारा खेत हरा भरा हो जाएगा और लहराएगा। उसके बाद क्या होगा कि हरा खेत जब लहराएगा, त्रिलोचन जी लिखते हैं कि हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा। जब हरा भरा खेत लहराएगा तो पताका मतलब झंडा, पताका मतलब क्या होता है? झंडा। तो ऐसा लगेगा कि जैसे पृथ्वी अपना झंडा फहरा रही हो ना। ये हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्काएगा। तब आसमान में जो छिपा हुआ बादल होगा वह रूप बदल करके मुस्काएगा। क्यों मुस्काएगा? क्योंकि उसे भी इस बात की खुशी होगी कि जिस धरती पर मैंने बारिश की वहाँ देखिए कितना अच्छी फसल हुई है, कितनी अच्छी फसल लगी हुई है, जो एक झंडे की तरह लहलहा रही है, फहर रही है ना। तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। त्रिलोचन कहते हैं कि हे किसानों, उठो, तुम्हारे जो सपनों के ये मधुर गीत हैं, मीठे गीत हैं, वो बादल बन करके आज आसमान में छाए हुए हैं। इस प्रकार इस पूरी कविता में कवि त्रिलोचन किसानों को
काम करने की प्रेरणा देते हैं, अपने खेतों में काम करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि अब तुम लोग उठ जाओ, क्योंकि आकाश में बादल छा गए हैं और बादल छाए हैं तो वर्षा होगी, और अब तुम अपना काम करो, क्योंकि जब तुम अपना काम करोगे तभी तुम्हारे खेतों में अच्छी फसल होगी न, और जब अच्छी फसल होगी तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।